जैसे कि आप लोगों का कल से एग्ज़ाम शुरू है और पहला पेपर है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जिनका जिनका इकोनॉमिक्स चल रहा है, मतलब जिनका जिनका इकोनॉमिक्स है, सबसे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप पहली बार 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके अंदर डर भी होगा, जाहिर सी बात होता है। लेकिन यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। क्योंकि देखो, एक बच्चा जो पूरे साल पढ़ता है, आज के दिन वो भी डरता है, जो नहीं पढ़ता वो भी डरता है। लेकिन जब एग्ज़ाम देकर के बच्चा आता है ना, फिर कहता है सर हम जो इतना डर रहे थे ना, बेकार में ही डर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन उस तरह आया ही नहीं जैसा हम सोच रहे थे। हम लोग कोई चीज़ को जब बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं ना, वो बहुत मुश्किल लगने लगता है, ठीक है। तो आज आप लोगों को अच्छे से क्लास को करना है। सर की तबीयत जो है बहुत ख़राब है, आपको बताए नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का कॉल भी आ रहा था, फिर सर से रिक्वेस्ट किए, सर थोड़ा सा क्लास किसी तरह लीजिए। और सर देखिए, इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी आए हैं ना, और आपका क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी अंतिम नहीं है बाबू, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, एकदम पूरा एग्ज़ाम बढ़िया से देंगे, फिर लास्ट में आप लोग से बातचीत भी करेंगे, फेयरवेल भी होगा, विदाई समारोह भी होगा। और साथ ही साथ फिर 12 के बाद भी आपको जो करना है, बीए वगैरह सब तो यहीं से होता ही है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। बाकी आज कल जिसका इकोनॉमिक्स है, आज सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कल भी इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, ठीक है। और फिर जिसका पॉलिटिकल है, तो एग्ज़ाम के बाद फिर पॉलिटिकल पढ़ना है, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। जो जो क्लास हम लोग के द्वारा नहीं किया गया है वो धीरे धीरे होगा, बाकी इकोनॉमिक्स का पूरा क्लास कंप्लीट है। अभी जो सर क्लास ले रहे हैं, इस क्लास का पीडीएफ आपको तनु क्लासेस ऐप में फ्री मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा पीडीएफ। थोड़ा देर बाद मिलेगा क्लास खत्म होने के बाद। और जो भी सर पहले क्लास लिए हैं वो भी पीडीएफ आपको फ्री मिल गया है तनु क्लासेस ऐप में। तो जो बच्चा जानते हैं, तनु क्लास ऐप में जाना, वहाँ पे फ्री पीडीएफ में जाके देखना, आपको सारा पीडीएफ मिल गया, ठीक है। और क्लास को अच्छे से कीजिएगा, कल जो आपका एग्ज़ाम होगा 100% है। बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, लगभग समझिए कि अच्छा खासा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो अब आप जिसकी तैयारी जैसी थी नहीं थी, पूरे ऑब्जेक्टिव की तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी। रही बात सब्जेक्टिव की, तो उसके लिए सर क्लास लिए हैं, दो क्लास, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। बस वो दोनों क्लास को देख लीजिएगा, है ना। सर्च करना है इकोनॉमिक्स शॉर्ट क्वेश्चन बाय तनु क्लासेस, इकोनॉमिक्स लॉन्ग क्वेश्चन बाय तनु क्लासेस। और अच्छे से क्लास को कीजिएगा, एकदम सर भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस जितना कम समय में हो आपको सारा क्वेश्चन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के साथ समझा देंगे। और कल देखना बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आपका एग्जाम आएगा, इस बात का आप भरोसा रखो, ठीक है। तो अब डरना नहीं है। हाँ, तबीयत थोड़ी हमारी भी खराब है, देखो अब सोचो हम लोग का भी तबीयत खराब हो गया, लेकिन तब भी क्लास ले रहे हैं ना। तो अगर आपका भी तबीयत थोड़ा बहुत खराब हुआ है, ये होता भी है, जाहिर सी बात है, एग्जाम को लेकर के टेंशन लेकर के। लेकिन और मौसम भी चेंज हो गया अचानक से, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम हो गया होगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से लेना है। सर भी क्लास ले रहे हैं ना, उसी तरह आपको भी क्लास करना है। और देखना बहुत अच्छा आपको क्लास भी लगेगा, और कल आपका एग्जाम भी बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आराम से क्लास को शुरू करिए और देखिए, फिर आपको मज़ा आ जाएगा। और इकोनॉमिक्स वाले बच्चे तो सबसे ज़्यादा तेज और बहादुर होते हैं, और कल आपको बहादुरी अपने पेपर में दिखाना है, ठीक है। चलिए, बस इतना ही कहने आए थे। अब आपको बढ़िया से पढ़ना है बाबू, ठीक। ठीक है सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच कि बच्चे बहुत देर से ये भी पूछ रहे थे, गाइडेंस खोज रहे थे कि सर कैसे कल इकोनॉमिक्स है, डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अब दिल को तसल्ली मिला होगा, क्योंकि सर ने आके बोल दिया। तो थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा आपने गाइड किया बच्चों को, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप शुरू करते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। जैसा सर ने बताया वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, जैसा सर ने बोला, सर का भी तबीयत ज़्यादा खराब है और मेरा भी तबीयत खराब है। मेरा तो भाई इतना तबीयत खराब है कि तुम पास में बैठोगे तो तुम्हें जलन महसूस होगा। सोचो मैं ऐसे जल रहा हूँ अंदर से, बहुत ज़्यादा हाई हॉटनेस अंदर से फील हो रही है, जलन। तो प्यारे बच्चों, ये जलन तभी शांत होगा जब आपका रिजल्ट आएगा और इकोनॉमिक्स में हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चों ने तहलका मचा दिया है, बारूद फेंक दिया एकदम, ठीक है। तो ये जलन उस दिन शांत होगा। अब ऐसा मत सोचना सर अब दवा खा लो आपकी जलन शांत हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं बस आप सबकी के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं। और पहले क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा देखो, एक बात, लास्ट तक जो बना रहेगा ना उसको क्वेश्चन का कंसेप्ट मिलेगा, क्योंकि मैं शुरू में तो भाई इजी इजी लाया हूं, बच्चे देखेंगे अत तरीके ये तो हमको आता है, बॉस बनेंगे बॉस। लेकिन बाद में जैसे ही क्लास में जाओगे ना, तुम्हारी सारी बॉस ना निकल जाएगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन अच्छा अच्छा लेके आया हूं, ताकि कल एग्जाम में भाई केवल इजी तो नहीं पूछेगा, कुछ हार्ड भी शामिल होंगे। तो हार्ड क्या है जब निशान से पढ़ा दिए तो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन देखने से आप लोगों को पता चल गया होगा सर ये भी क्वेश्चन है क्या, आपने ये भी लाया है। बिल्कुल लाया हूं। तो चलिए आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है बेटा। अर्धनिर्मित वस्तुएं जो कहलाती है वो हमारी अर्धनिर्मित, यानी कि बेटा आधा बना हुआ है, पूरा तो बना ही नहीं है। तो पूरा नहीं बना है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। और देखो जो भी बच्चे यहाँ पे बात करेंगे, यकीन मानो कल सपना छोड़ दो कि तुम्हारा इकोनॉमिक्स में अच्छा जाएगा, केवल आंसर लगाना है।
ठीक है, केवल आंसर लगाओ। मैं तबीयत खराब में पढ़ा रहा हूँ ना, तुम तबीयत ठीक में तो पढ़ सकते हो भाई, है कि नहीं। चलो, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना कि जो मध्यवर्ती वस्तु है प्यारे बच्चों, इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम अंतिम वस्तु बनाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। ओके, थैंक यू। अंतिम वस्तु बनाते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा बेटा कि मध्यवर्ती वस्तु में हम राष्ट्रीय आय को शामिल नहीं करते। थोड़ी थोड़ी बात बताते चलूंगा ताकि कहीं से क्वेश्चन बने तो आपको दिक्कत ना हो। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रवाह नहीं है। प्रवाह यानी कि बेटा फ्लो नहीं है। क्या फ्लो नहीं है, यानी कि किसका हम फ्लो नहीं करते हैं बेटा, याद रखेंगे पूंजी का फ्लो नहीं होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। एक बात और कहना चाहता हूं सभी बच्चों से कि आज जो आंसर है ना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल करके अच्छे से खोज खाज के लाया है, बहुत रिसर्च करके लाया है, तो आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। कोई ये ना सोचे कि सर ए होगा बी होगा, तुम्हें बी बना दूंगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। चलिए, और आंसर बिल्कुल सही रहेंगे, बिल्कुल सही। जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से, बड़े भैया जब हमारा रिलेशन आपके साथ जुड़ता है तो आप क्या होते हो बताओ। देखो कंसेप्ट यही तो होता है। अगर मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं, आप अपनी पूरी फीलिंग हमें बता रही हो, पूरी दर्द बता रहे हो, पूरे सुख बता रहे हो, यानी कि हम बिल्कुल खुले हुए हैं। हम क्या है, ओपन बॉन्डिंग है हमारे बीच। हमारे बीच क्या है, ओपन बॉन्डिंग है। तो वही है भाई ओपन, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। जब एक देश दूसरे देश से मिल रहा है, और अगर बेटा एक देश, जब एक देश दूसरे देश से नहीं मिले, एक देश दूसरे देश से नहीं मिले, तो बेटा हम इसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। चलो, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं सर, ये भी बता दो। ओके बेटा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जिसमें बेटा पूंजीवादी और प्लस समाजवादी दोनों शामिल होते हैं। याद रखेंगे, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों शामिल होते हैं। पूंजीवादी का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, और समाजवादी का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण करना। ठीक है बेटा, चलो कंसेप्ट लेते चलेंगे, है ना, छोड़ेंगे थोड़ी। अगला प्रश्न देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। देखो भैया मैंने तो बहुत बार बता दिया, व्यष्टि का मतलब क्या है। व्यष्टि का मतलब है एक या व्यक्तिगत, एक या व्यक्तिगत। अब आपको समझ में आ गया होगा। या फिर एक की जगह उपभोक्ता भी दे सकता है, उत्पादक भी दे सकता है। तो तुम सब एक व्यक्तिगत मत खोजना, उपभोक्ता का भी मतलब है व्यक्तिगत या फिर एक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे देखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, सभी क्वेश्चन मस्त है। निम्न में से किसमें निजी और स्वामित्व क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। अभी मैंने बताया कि निजी और सामाजिक यह दोनों मिले होते हैं। किसमें बेटा, यह दोनों पूंजीवाद सॉरी मिश्रित में मिले होते हैं। क्या होते हैं, मिश्रित में। थोड़ा तबीयत खराब की वजह से ऐसा हो जा रहा है, ओके, होने एक बार हुआ है, अब नहीं होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों शामिल होते हैं। चलिए, सभी बच्चे लाइक कर देंगे और सेशन को जबरदस्त तरीके से लास्ट तक देखेंगे और लाइक करते चलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए काम कर रहा है बेटा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि हमारी जो संतुष्टि है, हमारा जो मन है वो पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। बउआ वास्तविक प्रवाह को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। क्या कहते हैं, रियल फ्लो। और मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताया था, कैसा बताया था गुरुजी, वा से वास्तविक तो भैया व से वस्तुओं का प्रवाह। ये इकोनॉमिक्स का मजा तुम्हें सिर्फ तनु क्लासेस में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम ढूंढ लेना, आंसर बता के निकल लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वस्तु का प्रवाह यहाँ पे क्या है, अगर आपसे पूछे कि भैया मुद्रा का प्रवाह हो रहा है तो क्या होगा, क्या बेटा, मुद्रा का प्रवाह। अगर आपसे पूछ दे कि मुद्रा का प्रवाह हो रहा है तो क्या होगा, इसे कहते हैं मौद्रिक प्रवाह, इसे कहेंगे मौद्रिक प्रवाह। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि के अंतर्गत निम्न में से किन व्ययों को शामिल किया जाता है। बेटा आप सभी को पता है राष्ट्रीय आय मापने की तीन विधि होती है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन मूल्य वृद्धि। ये तीन विधि होते हैं। तो आप सभी ये देखिए कि यहाँ पे व्यय विधि पूछ रहा है, तो बेटा व्यय विधि में हम किसको शामिल करते हैं, निवेश व्यय को। ऑप्शन ए जिन बच्चों का भी है बिल्कुल सही लगा रहे हैं और बिल्कुल आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, सी होगा गुरुजी। किस चीज का सी होगा, सीता मैंने बता रखा है, एक बात याद रखना, यहाँ पे पूछा है शामिल किया जाता है। एक बात बता दे रहा हूं मैं कि आज जो आंसर है बिल्कुल सही है, तो प्लीज आप दिमाग मत लगा, पढ़ाई कर। ठीक है बेटा, पढ़ाई करिए आप लोग। चलो यहाँ पे निवेश व्यय बिल्कुल सही है, ये सब नहीं शामिल करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी हस्तांतरण भुगतान है, इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, ये सभी हस्तांतरण भुगतान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अध्ययन विषय शामिल है। कौन सा अध्ययन, समष्टि तो भैया संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे देखो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न में कौन सा शामिल है, तो यहाँ पे देखो आय और रोजगार सिद्धांत, बिल्कुल सभी के लिए पैसा, सभी के लिए रोजगार, सामान्य कीमत सभी के लिए, व्यापार चक्र सभी के लिए, तो उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक बात बोलना है, बोलो भैया, हमसे बोलना है या फिर किसी को इसमें चुन लिए बोलने के लिए। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है बेटा, ये लग रहा है कि रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नहीं नहीं रिपीट नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। हड़बड़ में तुम खोजोगे उपयुक्त सभी का है, लेकिन बेटा मैंने बोला था समष्टि अर्थशास्त्र
का विषय क्षेत्र है राष्ट्रीय आय। देखो यहाँ पे उपभोक्ता और उत्पादक आ गए, ये सभी क्या है, व्यक्तिगत हैं, तो ये व्यष्टि में होंगे। क्लियर सर? आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, मैं बहुत प्यारा हूँ भाई। कैसे तुम लोग, ये आप लोग का नजर है प्यार वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किस चीज का अध्ययन करता है भाई? समष्टि 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 राष्ट्रीय आय का। अब इनमें से सभी मत लगा देना। देखो एक आया व्यष्टि, एक आया व्यष्टि, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होती है? तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत बार डाउट होता है, और मैंने आपको आंसर भी बताया था, अवतल होती है। लेकिन आज मैं जो आंसर बताऊंगा वो आपके एग्जाम के थ्रू होंगे, क्योंकि बोर्ड जो स्पेशल है, बोर्ड जो है वो क्या किया था, बोर्ड ने ऑप्शन डी को सही माना है। तो आप लोग देखो, आप लोग भी डी लगा के आना। क्लियर? क्या लगाओगे आप लोग भी? डी लगाना। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, जब कोई देश विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु खरीदता है भैया, यानी कि वस्तु आता है, वस्तु क्या है, वस्तु आता है, और आता यानी कि आयात, निकलता यानी कि निर्यात। ठीक है, तो जब आ रहा है तो आयात होगा। किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र? भैया मूल्य संयंत्र का मतलब क्या है? मूल्य का मतलब हो जाता है कीमत, और मैंने आप सभी को अच्छे से बता रखा है कि कीमत की बात आएगी तो चले जाना भैया पूंजीवादी में। किसमें जाएंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको नोट्स मिल सकता है, तनु क्लासेस ऐप आप लोग डाउनलोड करें और बिल्कुल फ्री पीडीएफ पाए। ये बिल्कुल मैंने प्रचार किया है, सही किया है ना कि अगर आप सभी को भी इकोनॉमिक्स की नोट्स की जरूरत है तो बिल्कुल डरने की अब बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इतने भटक चुके हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे हैं, और आपको यहां से इकोनॉमिक्स का नोट्स बिल्कुल फ्री तनु क्लासेस ऐप पे मिल सकती है। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए और तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। वाह क्या प्रचार मैं करता हूं इसको कटवा के डाल दूंगा ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो क्या मस्त किया मैंने। इनमें से किनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है? बेटा व्यष्टि में नहीं करते हैं तो एक व्यक्तिगत, व्यक्तिगत तो आएगा, लेकिन बेरोजगारी नहीं करते हैं। बेरोजगारी बेटा समष्टि का है। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी समष्टि का है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या होती है? तो बेटा यहाँ पे आप देखो, ढाल की बात करें तब ये सब नहीं देखना है, ढाल ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? भैया निजी, निजी का माने होता है अपन, अपन बाप वाला जो कहावत कहते हैं ना, तो बाप के रोड हो साइड होके चल वो बात पूंजीवादी दर्शाता है। तो मैंने इस लाइन में, इस दौरान मैंने ऐसे ऐसे आपको एग्जांपल दिए हैं कि आप ये अनदीना वाला बात जब भी सुनोगे आपको मेरी याद आएगी कि सर ऐसे बताते थे, ये एग्जांपल देखें। ठीक है, तो किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व की बात करते हैं? तो बेटा आप लोग याद रखिएगा, निजी स्वामित्व की बात हम किस में करते हैं? पूंजीवादी में करते हैं। ठीक है, सामाजिक में हम क्या करते हैं? सामाजिक में बेटा सभी के लिए करते हैं। ठीक है, ये समाज के लिए होता है। ठीक है, समाज के लिए, और मिश्रित में दोनों। व्यक्तिगत आय, बेटा व्यक्तिगत आय को हम कैसे निकालते हैं ये देखो। तो अगर व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम क्या होता है? यह वह इनकम होता है, वह आय होता है जो किसी व्यक्ति के पास अपनी खर्च के लिए सभी सरकार को देने के बाद बचती है। तो भैया सरकार को क्या देगा? ये कर वगैरह देगा। तो राष्ट्रीय आय में से निगमित कर को हटा दो और अंतरण आय को, जो आय आया है उसको जोड़ दो, तो व्यक्तिगत आय प्राप्त होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों में शामिल नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि राष्ट्रीय आय की विधि की जो गणना है वो 3 होती है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन मूल्य वृद्धि। तो यहाँ पे देखो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि तो है, मुद्रा आपूर्ति विधि नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में से निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? किस मद को शामिल नहीं करते हैं सकल घरेलू उत्पाद में? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, है ये वाला का शामिल नहीं करते हैं। जो तुम लोग को छात्रवृत्ति मिलता है तुम खुश हो जाते हो, पेंशन मिलता है खुश, है ना, शेयर बॉन्ड्स के अमल लाभ होता है खुश ठीक है, तो इसको हम शामिल नहीं करते बेटा, याद रखना। पैसे तो हैं लेकिन हमारे देश में नहीं शामिल है। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है? बेटा स्थिर कीमत पर अगर बात करें, स्थिर कीमत पर, तो उसे कहते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय। बेटा याद रखेंगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय। और अगर चालू कीमत पर पूछे तो नगद राष्ट्रीय आय। ये बात याद रखना, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटा? स्थिर कीमत को किस पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है? स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो चलो याद रखना अच्छे से। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सही है? भैया सही की बात कर रहे हो, यहाँ तो सभी सही है और यहाँ तो सभी गलत है तो प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सही है? जरा देखते हैं हम भी सही वाला कौन है। प्रयोज्य आय को हम किस में निकालते हैं? बेटा प्रयोज्य आय निकालने के लिए व्यक्तिगत आय में से हम प्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है? आप सभी को पता है
कि हमारा उत्पादन संभावना वक्र ऐसा होता है और ये इस प्रकार होता है, यह अपने मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। क्यों? बढ़ती अवसर के कारण, बढ़ती अवसर के कारण। बेटा याद रखें, कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर देश का जितना पैसा है उसको देश के कुल लोगों से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल। बिहार पुलिस के बेटा हम लोग सोच रहे हैं कि कंपटीशन भी हम लोग शुरू करें, क्योंकि दबदबा तो आपको पता ही होगा, है ना, तो क्यों ना दबदबा थोड़ा सा कंपटीशन में आया जाए, क्योंकि बेटा देखे में छोटन लागे घाव करे गंभीर, पता है ना ये चीज। तो भले ही देखने में छोटन लगे, भले ही देखने में हम लोग कम उम्र के लगे, लेकिन बेटा कहते हैं ना कि किसके हाथ में प्याली है किसके मुंह में बोटी है, बहुत कुछ जानता हूं मैं, मेरी बस उम्र छोटी है। ठीक है, तो बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं आने का। चलिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन गैर कर राजस्व है? बेटा गैर कर का मतलब क्या होता है? गैर कर का मतलब होता है बेटा यहाँ पे नन टैक्स। क्या मतलब होता है? नन टैक्स, यानी कि भैया जो सरकार हमें क्या होता है, जो नन टैक्स का मतलब जो कर के रूप में नहीं जाता है, क्या जो कर के रूप में नहीं जाता है, इस बात को याद रखेंगे। मई को बड़ा ढीला है यार। गैर कर राजस्व है तो यहाँ पे याद रखिएगा लाभांश जो है ये टैक्स नहीं है, ये नन टैक्स है। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आप सभी का है सी। सभी बच्चे आंसर लगाते चलेंगे। किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया? तो ग्रेगरी किंग साहब ने पहला प्रयास किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि ग्रेगरी किंग साहब ने पहला प्रयास किया था। जीएनपी एमपी, बेटा एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सब पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका सीखो, ठीक है, सभी स्टेट के लिए, हाँ बिल्कुल सभी स्टेट के लिए करें, सभी स्टेट के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीएनपी का मतलब क्या होता है, देखो जीएनपी, बेटा जी का मतलब होता है ग्रॉस। बस एक के गो वर्ड का मतलब बताऊंगा, बोलोगे सर आगे आपको नहीं आता है, बेटा आता है, पूरा जिंदगी मैंने यही पढ़ाया है, ठीक है, पूरा जिंदगी नहीं पूरा साल मैंने यही पढ़ाते आया है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब तो एग्जाम का समय है तो वो चीज जानो जो जरूरी है। जी का मतलब होता है ग्रॉस और ग्रॉस का मतलब होता है सकल, और सकल में बेटा वो सभी पूंजी शामिल है, वो सभी आय शामिल होती है जो पुरानी वस्तु के होते हैं, मूल्यह्रास होते हैं, घिसावट होते हैं, दान में मिले होते हैं, लाभ होते हैं, ये सभी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जीएनपी के बारे में पूछ रहा है, माइनस वाला तो होगा नहीं, क्या कि शामिल है और माइनस थोड़ी होगा, प्लस होगा। बेटा यहाँ पे विदेशों से प्राप्त शुद्ध, भैया शुद्ध की बात मत करो, ये तो बिल्कुल अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि समाजवादी जो होता है वो अधिकतम लोक कल्याण के बारे में सोचता है, कि हमारे समाज का कल्याण हो, है ना, समझ में आ गया। एन से निशांत, आगे यही है। हाँ बिल्कुल छोड़ दिया बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों के पास आ गया हूँ। तो अधिकतम लोक कल्याण के बाद सामाजिक करता है, और अगर लाभ की बात करेगा, मुनाफा कमाने का, तो पूंजीवादी करता है, याद रखेंगे। केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ा सकती है भाई? तो केंद्रीय बैंक देखो आरबीआई, अब आरबीआई ऋण की उपलब्धता कैसे बताता है? मैंने बार बार बोला था कि जब वो सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा, तो भैया जब वो खरीदेगा तो पैसा जो होगा वो बाजार में जाएगा, और जब पैसा बाजार में जाएगा तो वहां से लोगों के पास पैसा जाना शुरू होगा, ऋण की उपलब्धता हो जाएगी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है, प्यारे बच्चों व्यष्टि का नाम है कीमत सिद्धांत, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, कीमत मतलब कीमत, मैंने बोला मतलब बोला, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी गई थी। बेटा वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक हमारे एडम स्मिथ साहब ने लिखा था, याद रखेंगे। जॉन मार्शल क्या लिखे थे? मार्शल साहब तो भैया वो अगर देखा जाए तो उन्होंने कीमत तत्वों को दिया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों उनका भी योगदान है। उसके बाद रेगनर फ्रिज साहब का अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिए, है ना, इन्होंने 2 भागों में बांटा था 1933 के करीब में। 1936 में किन्स साहब का एक बुक है ना, किन्स साहब का एक बुक है, कौन सा बुक है आप लोग बताओ, क्या आप लोग को पता है? तो जल्दी कमेंट में उसका नाम जल्दी से धर दो, ठीक है। 1936 में, ये मैं बता रहा हूँ, ओ तेरी यहाँ पे तो लिखा ही है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ठीक है, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये अच्छा नहीं, ये तो एडम स्मिथ का है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जल्दी बताओ उनका, किन्स साहब का बताइए। निम्न में से कौन बाजार की शक्ति है? बेटा बाजार की शक्ति पावर ऑफ मार्केट देन टू, ठीक है, टू इंस्ट्रूमेंट एंड डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग और आपूर्ति दोनों, ये दोनों हमारी बाजार की क्या है? सप्लाई है, बाजार की शक्ति है बेटा। निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? यहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारी चीज हमारे पूंजीवादी का है, ठीक है। चीन किसका है भैया? समाजवादी। भारत किसका है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सभी है। चलो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश उत्पादन के लिए किस तकनीक का उपयोग करेगा? तो भैया नाम से पता चल रहा है ना, पूंजी, पूंजी प्रधान, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन से व्हाट ए कैच, व्हाट ए कैच,
तालियां होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, पूंजीवादी नाम से पता चला पूंजी यानी कि पूंजी प्रधान, समाजवाद यानी कि श्रम प्रधान। निम्न में से कौन संकुचित मुद्रा है? बेटा संकुचित मुद्रा की बात करें तो M1, संकुचित मुद्रा M1, ठीक है। सबसे व्यापक M4, सबसे व्यापक M4, आरबीआई और सरकार के द्वारा माना गया M3, ठीक है। ये सारी बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र का सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बैंकिंग क्षेत्र का सुधार के बारे में बात करें 1969 में, ठीक है। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। इनके बारे में कुछ समितियां भी बनाई गई। समितियां क्या थी प्यारे बच्चों? 1990 में अगर देखा जाए आपसे तो गुरुप्रिया समिति बना, 1991 में नरसिम्हा समिति फर्स्ट बना, 1998 में नरसिम्हा समिति सेकंड बना, 1999 में आपका वर्मा समिति बना। तो इतने सारे समितियां बना था, कुछ याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? बेटा मुद्रा का कार्य नहीं है, क्या नहीं है भाई? तो मुद्रा का कार्य यहाँ पे याद रखिएगा, कीमत स्थिरता नहीं है, ठीक है। अब देखो बहुत जगह कंफ्यूज हुआ होगा, लेखा की इकाई मैंने लगा दिया है, बट बेटा आज मैंने बोला था सब आंसर सही रहेंगे, अब भी लगा के आना, कोई दिक्कत नहीं है। साख गुणक होता है बेटा, साख गुणक यानी कि K = 1/CRR होता है, ठीक है, या K = 1/MPS होता है, या K = 1/1 - MPC होता है। ये सवाल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात पूछ दे आपसे कि गुणक जो है वो किस पे आधारित है, तो आप लोग याद रखिएगा MPC यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन कंज्यूम यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पे ये क्या है, टिका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है? प्राचीनतम केंद्रीय बैंक की जब भी बात करेगा तो आप सभी को पता है भैया हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड है। क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। कब हुआ था स्थापना इसकी, आप सभी बताओगे, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था आप सभी आज मिलके पढ़ेंगे ना भाई, कल एग्जाम है तो आज मिलके पढ़ेंगे, डेली तो हम ही पढ़ा रहे हैं, कभी तो तुम भी पढ़ो। 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण मैंने बताया था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उसको मैंने क्या किया था, बताया है। अभी जस्ट पिछले 2-3 क्वेश्चन में बताया है कि 19 जुलाई 1969। बचत जमा की विशेषता है, क्या है भैया बचत जमा की विशेषता? चेक द्वारा नहीं निकाल सकते हैं, निकट मुद्रा की मांग जो होती है निकट मुद्रा का अंग नहीं है, उसके बाद इन जमाओं पर ब्याज दर बहुत कम होता है, ना के बराबर। इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय कौन करता है? क्या उत्पादन करें ये पता तभी चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि किस वस्तु का कीमत प्राइस ज्यादा है। तो आपको सभी को पता है कीमत के लिए हम बाजार में जाएंगे और बाजार तंत्र बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? परिणात्मक का मतलब हो जाता है मेरे लल्ला, मेरे बबुआ, मेरे बबुनी, मेरे जिगर के लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे कलेजों। और कुछ छूटा है? और कुछ नहीं छूटा है। तो प्यारे बच्चों, कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? तो याद रखेंगे परिणात्मक में बैंक वाला आता है, तो यहाँ पे नैतिक दबाव आपका नहीं है। नैतिक दबाव कौन सा है? गुणात्मक है। कौन सा? गुणात्मक। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? करेंसी नोट, तो बेटा जो करेंसी नोट होता है उसके बारे में ऑप्शन डी जो है यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है इसका अंकित मूल्य जो है ना वो सिक्के से कम होता है। बात गलत है भाई, ये गलत है। कौन पढ़ा दिया? ठीक है बेटा, एक बात, एक बच्चा बोल रहा है सर आप गलत कर रहे हैं, बहुत सा क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं। ठीक है बेटा, मुन्ना पासवान तू आजा मेरे सामने और बैठ जा, ठीक है, और तू गलत आंसर दिखा पहले। आई बात समझ में? बोलने से पहले तुम देख लो जरा कि सामने कौन है, ठीक है। एक बार आप देखो, प्यार से बोल रहा हूँ। अगर आप ये बोल रहे हो ना, ये दावा कर रहे हो कि गलत कर रहे हैं, बेटा तू आ मेरे सामने और बैठ जाना। मैंने बोल रखा है कि इसमें बस सही आंसर जाएगा। तू आ जा मेरे पास और बैठ जा, फिर देख लेंगे कौन सा आंसर क्या है और कौन सा नहीं है, ठीक है। समझ आया बात? चलो आगे देखिएगा। तो करेंसी नोट का क्या है, समझ में आ गया, ऑप्शन डी जो है सही है। मुद्रा वह वस्तु है, बेटा मुद्रा वह वस्तु है जो क्या है, जो मुद्रा का मापक है, विनिमय के रूप में स्वीकार है, विनिमय का भी माध्यम है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, सामने निशान सर है फिर भी ऐसी बातें बोलने की हिम्मत कैसे कर दिया। व्यापारिक बैंक निम्न में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? व्यापारिक बैंक तो नगद साख अधिक विकर्ष ऋण एवं अग्रिम कल के 5 घंटे के क्लास में पढ़ाया था, है ना। कल के 5 घंटे के क्लास में मैं ये पढ़ाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बोल दे ससुरा, बोल दे कि यो गलत है। मारा मैंने से घुमा गया नू बवरिया हिली, बताओ तनी, पढ़ाई कर ले चुपचाप। चलो आगे देखें कि वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्न में से कौन सा लाभ है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली भैया बहुत सरल है और आपस में सहयोग भी करते हैं और आर्थिक असमानता तो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा की बात नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, E = 0
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है पूर्णता बिलोचदार। क्या होता है, पूर्णता बिलोचदार। पूर्णता लोचदार का सिंबल जो होता है ईडी इक्वल टू अनंत, इन्फिनिट। ये याद करके जाना, कभी कभी मिलान में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। कम लोचदार का मतलब होता है ईडी लेस देन 1। इकाई लोचदार का मतलब होता है ईडी इक्वल टू 1। आगे, किस कीमत और मांग में संबंध है, प्राइस एंड डिमांड में रिलेशनशिप। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्यारे बच्चों कैसा है, उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाइयां है। तो सबसे बड़ी कठिनाइयां तो भाई दोहरी संयोग, वस्तु विभाजन, सर्वमान्य मूल्य मापन का अभाव होता है, कमी होता है, हम मूल्य नहीं माप पाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। तो बैंक से मुद्रा निकालने की जब बात आती है तो भैया आपको मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है कि आहरण पत्र, चेक, एटीएम और इनमें से सभी, इन सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, अगर एमपीसी इक्वल टू 1 तो गुणक का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। चले आइएगा ऑप्शन डी, अनंत के बीच। ठीक है, अगर एमपीसी का मान पूछेगा, एमपीसी का मान क्या होता है, तो एमपीसी का मान 0 और 1 के बीच में होता है। क्लियर, चलो बिल्कुल आज क्लियर करते चलेंगे सब चीज। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध है। पहले बच्चों के और एमपीसी इनके बीच संबंध क्या है, तो याद रखिएगा इनके बीच बिल्कुल सीधा संबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अतिरेक मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण है। अतिरेक मांग यानी कि मांग कब ज्यादा होता है, जब व्यय ज्यादा हो जाए, सार्वजनिक व्यय, मुद्रा बढ़ जाए, मुद्रा बहुत ज्यादा हो जाए, सरकार टैक्स कम कर दे भाई। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य है, यानी कि बेरोजगारी क्या होता है। भैया बेरोजगारी ऐच्छिक भी होती है और अनैच्छिक भी होती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मांग के नियम का संबंध क्या है। मांग का नियम कहता है, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड्स। मांग का नियम का संबंध जो होता है वो कीमत और मांग के बीच होता है, आय और डिमांड के बीच होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होगा। भैया अगर पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आएगा तो मांग बढ़ती है। क्यों, क्योंकि पूरक वस्तु को हम एक साथ प्रयोग करते हैं। क्या, एक साथ प्रयोग। और प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, एक साथ प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ पूरक वस्तु, अगर एक वस्तु के कीमत में कमी आता है तो भैया याद रखना दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। दूसरे वस्तु की मांग जो होती है बढ़ जाती है। दूसरे वस्तु की मांग क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिएगा कि निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करती है। मांग की लोच यानी कि प्यारे बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करने वाला कौन है। तो आप सभी को याद होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करने वाले ये सभी होंगे। क्यों, क्यों भैया इन सभी के कारण, है ना, इन सभी के कारण ही तो क्या होता है, मांग की लोच में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। 1 मिनट का समय जरा दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए तो निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है। मांग की लोच को इनमें से सभी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है। तो मांग की लोच मापने की विधि बेटा प्रतिशत विधि, आय विधि और बिंदु विधि होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, या नहीं है, व्यय प्रणाली नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, हाँ नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगा, तनु क्लासेस ऐप पर नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे, आप सभी जल्दी से अपलोड उसे इंस्टॉल कर लो। निम्न में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। किसके परिवर्तन से भाई, तो ऐसा कोई नहीं है जिसके कारण हमारा डिमांड में परिवर्तन होए, ये सभी कारण है जिसकी वजह से हमारा डिमांड में परिवर्तन होता है। ठीक है, आप सर कहाँ से हैं, मैं बिहार से हूँ, छपरा जिला। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया। भैया सबको पता है, जेबी से साहब ने, नहीं पता है तो आज इस क्लास में पता चल गया होगा। जेबी से साहब जो है वो क्या है, उन्होंने बाजार का नियम है और इनका एक कथन है, इन्होंने बोला कि उत्पादन अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। उत्पादन अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये याद रखेंगे। निवेश के निर्धारित तत्व कौन है। निवेश के निर्धारित तत्व जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग भी बता दो। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्याज दर और पूंजी की सीमांत क्षमता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है। विनियोग क्या होता है बेटा, विनियोग से अभिप्राय है तो विनियोग क्या होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं, एक वित्तीय होता है, एक वास्तविक होता है, एक में पैसे का होता है और एक में वस्तु का होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
यहाँ तक क्लियर है बताओ? ठीक है, 63 क्वेश्चन पहुंच गए, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में कौन सा है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्यारे बच्चों एमपीसी होता है, एमपीसी। तो मैंने आप सभी को याद करो, मैंने एक बताया था कि लास्ट में जो होगा ना, लास्ट में वो होगा पहले, और सीमांत है तो हई वाला चिन्ह लगा देना, और ऊपर भैया ये है तो नीचे आ जाएगा हमारा आय, वाई यानी कि आय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में, भैया मंदी यानी कि जब रोजगार और उत्पादन सब गिर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लोगों के पास खरीदने की शक्ति नहीं होती है ना, समझ गया? चलिए, टीचर जी हीरो लग रहे हैं आप तो। बउआ तोरा तबीयत खराब में अगर हीरो लग रहे हैं तो सही में देख लेगा तो क्या बोलेगा? इतना तबीयत खराब है उसके बाद भी बेटा बोल रहे हो सही लग रहे हैं। ना ना बिल्कुल ना। चलो आगे देखो, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां जहां पे हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? भैया गणनावाचक यानी कि जब हम उपयोगिता को गिनकर मापते हैं, है ना, जब हम उपयोगिता को गिनकर मापते हैं तो ये सिद्धांत हमें दिए थे मार्शल साहब ने। और इसका उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? क्रमवाचक तो बेटा याद रखेंगे हिक्स और एलन साहब ने दिए थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखना, एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटती है वहां मांग की लोच क्या होती है? तो याद रखना, अगर एक्स अक्ष पे काटेगी तो भैया एक्स अक्ष पे काटेगी तो जीरो होगा, क्योंकि ऊपर नीचे काटेगी तब तो बढ़ेगा, है ना, क्या होगा? बिल्कुल जीरो होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़िएगा कि विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच होती है। बेटा विलासिता वस्तु वो होते हैं जिसमें हमें कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या यहाँ पे हमारा? बताओ, विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच क्या होती है? जल्दी बताओ, एक बार बताओ, तब तक मैं 1 मिनट का थोड़ा सा करता हूँ, है ना, रुकता हूँ मतलब। चलिए, बोलते बोलते थक जाता हूँ भाई, अभी तबीयत खराब है। सर जी बबुनी है हम, बबुआ नहीं। अरे हाँ बबुनी, बिल्कुल बबुनी ही है। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? जब विलासिता वस्तु की मूल्य मांग की लोच होती है बेटा, वो क्या होता है? वो बिल्कुल याद रखिएगा, एक से ज्यादा होता है, इकाई से अधिक, ई ग्रेटर देन 1। जब कुल उपयोगिता अधिकतम तो सीमांत उपयोगिता भैया शून्य होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अधिकतम है तो ये हमारा शून्य होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन बजट रेखा का सही समीकरण है? बजट रेखा का समीकरण ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये पहले वस्तु की कीमत प्लस दूसरे वस्तु की कीमत, और उस क्या होना चाहिए? हमारे पास जो आय है एम, उससे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ये बात याद रखना, कम और बराबर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करना। मूल्य वृद्धि में गिफिन वस्तु की मांग क्या होती है? मूल्य वृद्धि में, तो मूल्य वृद्धि में गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है भाई, क्योंकि यही वस्तु तो है जो मांग के नियम का विरोध करता है, उल्टा काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? प्रमुख मौद्रिक उपाय क्या है? तो बेटा ये सभी जो है मौद्रिक उपाय हैं, मात्रात्मक उपाय हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला बढ़ते हैं कि बजट रेखा की ढाल होती है, तो याद रखना बजट रेखा की जो ढाल होती है बेटा वो px/py होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई भैया सीआरआर, है ना, सीआरआर और एसएलआर, ये दोनों क्या होते हैं? दोनों बढ़ा दिए जाते हैं जब इसको नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच बिल्कुल शून्य होता है भैया, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमत बढ़े या घटे, हमें दवाई चाहिए तो लेंगे ही, रोटी चाहिए लेंगे, आवश्यक वस्तु है ना। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट वेट बेटा। चलिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा वो घटती है, क्योंकि जैसे जैसे हम वस्तु का उपयोग करते हैं वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होते चलता है। बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है? भैया मांग को, यानी कि मांग कीमत भी है, आय भी है और उपभोक्ता की रुचि भी है, सभी ये सभी हमारे मांग को प्रभावित करता है। अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो डिमांड में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मांग का नियम है बेटा, सबको बता दिया मैंने, मांग का नियम गुणात्मक कथन है, भूल के भी मात्रात्मक मत लगाना, क्योंकि मांग का नियम का बस ये गुण है कि कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगी, लेकिन कितना घटेगा, कितनी मात्रा घटेगी, ये कभी नहीं बताया है। तो इसकी गुणात्मक है, मात्रात्मक तो है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा
कि मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मांग फलन सबसे पहले याद रखना डी और उसके कीमत के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी कि मांग क्या हो गया, डिमांड हो गया, और किसके बीच, प्राइस से दर्शाएगा। तो देखो डी और पी खोजो कहाँ है भैया, डी और पी तो यहाँ पे भी है लेकिन एफ नहीं है, याद रखना फलन का मतलब एफ बेटा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से अस्थापन वस्तु का उदाहरण कौन है। अस्थापन यानी कि भैया जिसका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करे, चाय और कॉफी, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अनधिमान वक्र को क्या करती है। तो जब उपभोक्ता अपने इष्टतम बिंदु पे जाता है ना, तो वहां पे जो अनधिमान वक्र होता है वो क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है बेटा, स्पर्श करता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई, सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सीआरआर और एसएलआर दोनों को बढ़ाएगा। विकासशील भैया यानी कि एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे विकास नहीं हुआ है, और अगर वहां पे विकास करना है तो प्यारे बच्चों विकास के लिए हमें क्या चाहिए, हमें विकास के लिए चाहिए घाटे का बजट। क्यों, क्योंकि इसमें सरकार क्या करेगी, इसमें सरकार बेटा खर्च करेगी। क्या करेगी, खर्च करेगी। ऑप्शन ए। आगे देखिए, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो याद रखना राजकोषीय नीति, इसका निर्धारण सरकार करता है, इसका निर्धारण सरकार करता है। और सरकार से जुड़े जितने चीज है, सार्वजनिक व्यय, कर, सार्वजनिक ऋण, ये सभी जो है ये सभी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखो, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। भैया जब उत्पादन फलन है ना, उत्पादन फलन है यानी कि डी इक्वल टू एफ एक्स, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा उत्पादन फलन में जो उत्पादन है वो उत्पत्ति के साधन का भैया है। क्या है, उत्पत्ति के साधन का है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा की जाती है। अल्पकालीन भैया छोटे समय, और छोटे समय में सभी साधन परिवर्तन नहीं होते हैं। और हमने आपको एक नियम पढ़ाया होगा, कौन सा बेटा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। इसमें भी सभी साधन परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पैमाने का प्रतिफल आपका दीर्घकाल से संबंधित है, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जाते हैं। वही प्रश्न जो मैंने अभी अभी बताया, क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दीर्घकाल है भैया। ठीक है। आगे देखिएगा कि राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। सॉरी, राजस्व घाटा का मतलब है बेटा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर, यानी कि कितना खर्चा हुआ और हमारे पास कितना पैसा था, दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, यानी कि भैया जितना तोरा पास बान है वो से ज्यादा तू खर्चा कर लेबा तो डूब जाइबा तू कर्जा में, जेकरा हमने के घाटा कहानी समझ में आवता है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब है खरीद ले। चलिए आगे पहुंचते हैं कि जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, भैया जब अधिक व्यय कर लेगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, घाटा में चला जाएगा, राजस्व घाटा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता है भाई भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता है। बेटा वित्तीय का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र में वित्तीय का मतलब, ये बात सर को सुनाइए एक बार सुनाइए, जरूरी है। वित्तीय का मतलब होता है अर्थशास्त्र में पैसा, और बेटा पैसा से रिलेटेड जो लेन देन है वो पूंजी खाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है। खुली और मुक्त, बेटा खुली और मुक्त, बिल्कुल खुला है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मांग और आपूर्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विनिमय दर के निम्न में से कौन से रूप है। अब देखो विनिमय दर जो हमारा एक्सचेंज रेट है ना, विनिमय दर वो दोनों होते हैं, स्थिर भी होता है और लचीला भी होता है। यानी कि किसी देश में बिल्कुल स्थिर विनिमय दर होगा, नहीं बदलेगा, लेकिन किसी देश में परिवर्तित होता है, लचीली होती है। झारखंड में इसे तीर्थी भी बोलते हैं। ठीक है, एक बच्चा मुझसे पूछा था, मुझे याद आ गया। ठीक है, आगे देखिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्थिर विनिमय दर के निम्न में से कौन से रूप है। तो स्थिर विनिमय दर में ये दोनों आते हैं, स्वर्णमान प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली दोनों होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा
कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण है बेटा वो विदेशी विनिमय बाजार के मांग और पूर्ति द्वारा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है बेटा, उत्पादन फलन को जो व्यक्त करता है, मैंने बताया था उत्पादन और उत्पादन के साधन के बीच, है ना, उत्पादन और उत्पादन के साधन के बीच जो संबंध है वो उत्पादन फलन है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। यहां पे हो गया भैया उत्पादन की मात्रा, एफ संबंध को दर्शाएगा, ए बी सी डी आपके साधन को बताएगा। कल के क्लास में ये पढ़ाया था। आगे देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत भागफल है। तो औसत परिवर्तन, जब भी औसत आएगा तो कुल में हम भाग लगाएंगे, किसमें, कुल में। और यहाँ परिवर्तनशील है तो कुल परिवर्तनशील हमारे पास क्या है, ये है। एवं उत्पादन की मात्रा, ऑप्शन ए। गुणनफल नहीं होगा, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे भागफल पूछ रहा है, ऑप्शन ए। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पे काटेगा भैया, न्यूनतम बिंदु पे काटेगा। ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। सर जी इतना आसान क्वेश्चन लाए हैं, हमें रोने का मन कर रहा है। बेटा तू रो, तू रो, बहुत बार पढ़ लिया है ना, 10 बार 15 बार पढ़ लिया, एक ही चीज तुझे आसान नहीं लगा तो क्या लगेगा रे। थोड़ा सा ऊपर बढ़, फिर थोड़ा पता चलेगा, टेंशन काहे ले रहा है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 210 20 के आसपास है बेटा। निम्न में से सही अंकित कीजिए। सही अंकित करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला होते हैं टी सी इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी भी सी। अब एगो टी एफ सी बाहर निकाल लो, तो टी एफ सी बाहर आएगा तो ये अंदर जाएगा, तो टी सी माइनस टी भी सी। अब एगो को निकाल लिए तो दूसरों को निकाल लो, तो टी भी सी को निकाल लिए, फिर ये वाला अंदर जाएगा, तो टी सी माइनस टी एफ सी। देख लो क्या है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्न में से कौन वक्र किस वक्र को न्यूनतम बिंदु पे काटेगा। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि जो सीमांत लागत वक्र है वो औसत लागत वक्र को न्यूनतम बिंदु पे। बी, दो आगतों के बीच संयोग का वह सेट जो समान निर्गत स्तर का उत्पादन दर्शाता है, इसे समुत्पाद वक्र कहते हैं। ऑप्शन ए, क्या कहते हैं, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सही बच्चे लाइक करते चलेंगे। यहाँ पे हमारा 101 प्रश्न हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, मजा आ रहा है सभी को। बहुत दिन से क्यों नहीं आ रहे थे बेटा, मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ, डेली आ रहा हूँ, बहुत दिन की बात मत करो, मैं डेली आ रहा हूँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। नोट नॉट इट्स ओनली फॉर बिहार बोर्ड बट इट्स ऑल बोर्ड, मतलब कि ये सभी बोर्ड के लिए है। क्या है, सभी बोर्ड वालों के लिए, टेंशन नहीं लेना है, सभी बोर्ड। यहीं कहा ठंडा हो गया, तो रहने दीजिए। हाँ ये वाला, चलिए बढ़ते हैं। 101 हमारा पहुंच गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं। बेटा विदेशी विनिमय बाजार में दो बाजार होते हैं, हाजिर बाजार और वायदा बाजार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, आगे देखिएगा। आगे भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें शामिल है। तो भुगतान शेष की जब भी बात करेगा तो उसमें दृश्य, अदृश्य और पूंजी अंतरण ये सभी शामिल होता है, याद रखना। व्यापार शेष नहीं, भुगतान शेष। कंफ्यूज करेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो। व्यापार शेष में नहीं शामिल होता है, व्यापार शेष में भैया दृश्य होता है, लेकिन भुगतान शेष में सभी आते हैं, ये बात याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, चालू खाते के निम्न में से कौन सी मदें है। देखो चालू खाता में, तो चालू खाते में दृश्य मदों का आयात होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल करते हैं। पूंजी, पूंजी खाता समझ रहे हो, पूंजी खाते में हम किसको शामिल करते हैं बेटा, किसको शामिल करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सभी, सरकारी, निजी और विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी में ये सभी आते हैं, उपयुक्त सभी। बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। बेटा देखो एक क्रेता वाला तो बाजार नहीं है इसमें, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगर एक विक्रेता बोलेगा तो एक अधिकार होगा, एक विक्रेता बोलेगा तो एक अधिकार होगा। अगला प्रश्न कि जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन है भैया उस बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई भी आओ सनम जाओ सनम, है ना, आओ सनम जाओ सनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। बेटा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता की अगर बात करें तो विज्ञापन और विक्रय लागत ये इसकी विशेषता नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है विज्ञापन की, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सही बच्चे लाइक करते चलेंगे जबरदस्त तरीके से। एम आर प्रदर्शित होता है। बेटा मैंने बोला था जब भी एम आए तो हाई वाला चिन्ह ढूंढ लेना, तो हाई खत्म हाई खत्म, और जब एम आएगा तो टी ढूंढना, तो टी, तो ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखो, पूर्ति निम्न में से, बेटा पूर्ति निम्न में से किससे जुड़ी होती है। जो हमारा सप्लाई है वो किससे, समय से और कीमत से, दोनों से जुड़ी होती है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़िएगा। फर्म की कुल संप्राप्ति एवं कुल लागत का अंतर क्या कहलाता है। कितना पैसा आया और हमने कितना पैसा लगाया था, इसका अंतर याद करो। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर राजस्व लाभ, है ना, तो यही भी हो जाएगा बेटा। कुल फर्म की कुल संप्राप्ति कितना पैसा आया और कितना लगा था, माइनस करेंगे तो लाभ होगा।
निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के आधार होता है? ये मार्शल साहब ने कहा था कि जब किसी वस्तु की कीमत होती है मांग और पूर्ति के आधार पे होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखना कि बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार मूल्य जो होता है वो अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होता है वो क्या करता है? कंपनी कीमत को ग्रहण करती है बेटा, निर्धारित नहीं करती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में डिमांड एंड सप्लाई चलती है, कंपनी नहीं चलती है सही से। कंपनी क्या करता है? कीमत को ग्रहण करती है, स्वीकार करती है। उत्पादन कर रही प्रत्येक फर्म का उद्देश्य होता है, क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। कोई भी अगर पापा जैसे कृषि कर रहे हो, वो क्या चाहेंगे? भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, हमारा अनाज अच्छा बिके। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा कि एक अधिकार प्रतियोगिता का विचार किसने दिया? एक अधिकार प्रतियोगिता का चैम्बरलिन साहब ने दिया था। चैम्बरलिन, याद रखेंगे, ऑप्शन ए। उस वक्र का नाम बताए जो किसी देश की आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? उत्पादन संभावना वक्र। यही दर्शाता है कि किसका उत्पादन होगा और किसका उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल रफ्तार पकड़ के चल रहे हैं, मजेदार तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से चल रहे हैं और धीरे धीरे भी बोल रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। भैया बहुत दर्द है अगला प्रश्न देखना कि अल्पकालीन उत्पादन फलन निम्न में से कौन संबंधित है? तो अल्पकालीन में हमारा याद रखना परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल में है। निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है? तो बेटा मैंने बता रखा है, स्थिर लागत हमारा कच्चे माल की लागत स्थिर लागत नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? हमारी जो केंद्रीय समस्या होती है बेटा ये सभी है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, ये सभी हमारी केंद्रीय समस्या आती हैं। आवश्यक वस्तुओं के मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तु, जो वस्तु हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी मांग की लोच क्या होती है? ईडी क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? तो उसका होता है बेटा शून्य, बिल्कुल शून्य होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखना, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का प्रथम चरण में क्या होता है? देखो 3 चरण में इसको पढ़ते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम चरण को बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं, बढ़ते परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, ऑप्शन ए। इसमें दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं, सीमांत और औसत दोनों बढ़ते हैं। बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज जिसका कल एग्जाम है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जितना पढ़ लिया उतना ही पढ़ो और कहीं मत जाना। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर सिर्फ अपने पास पढ़ाने का चाह रहे हैं, दूसरे के पास नहीं जाने, जाओ, ये भी मैं राजी हूँ, मुझे डर नहीं है। मुझे डर आप लोगों का है कि अगर आप ज्यादा घूमोगे ना, ज्यादा क्वेश्चन दिमाग में चलेंगे, अलग अलग तरीके चलेंगे, अलग अलग, बेटा एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग तुम्हें कंफ्यूजन शुरू होगा। इसलिए बोल रहा हूँ जितना कर लिया काफी है। मेरे पास पढ़ते हो तो तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा मेरे पे, मुझे आप पे विश्वास है। ठीक है, चले आगे बढ़े, अगला देखिएगा कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? तो जब उत्पादन में वृद्धि होता है बेटा, जब उत्पादन में वृद्धि होता है तो हमारा यह दोनों क्या होते हैं? दोनों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, देखो ये सब प्रश्न अब नए नए आएंगे। किस बाजार में औसत आगम वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? कौन सा बाजार है? कौन सा बाजार है भैया? कौन सा बाजार है? ये जो बाजार है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पूर्ति की कमी का कारण है। पूर्ति की कमी का क्या कारण है? यह कारण ये है कि लागत में वृद्धि हो जाता है, बनाने में पैसा ज्यादा, स्थापना वस्तु की कमी में कीमत में कमी हो जाते हैं, उद्योगों की फर्म की संख्या में कमी हो जाए, कंपनी कम होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? कीमत और उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध, बिल्कुल, दोनों बढ़ते हैं। पूर्ति वक्र ऊपर की ओर है, बिल्कुल। अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, ऐसे पढ़ के आपको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, डायरेक्ट मार के मत आना। ठीक है, हाँ उसका भी ले लूंगा, टेंशन मत लो। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लोचदार। कीमत में कम परिवर्तन है लेकिन भैया ज्यादा उसमें हो जा रहा है, किसमें? पूर्ति में, तो लोचदार है। ठीक है, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, केवल एक क्रेता। देखो 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 जरा देखो, ये क्या हुआ है? ये कैसी बेकरारी, ये कैसा नशा है, हमको तो दिल लगाने की सजा है ठीक है बेटा, बाजार स्थिति में केवल एक क्रेता, इसलिए अब कौन सा होगा? तो अब हम मारेंगे ऑप्शन बी, मोनोप्सानी। क्या? मोनोप्सानी, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। याद रखना, अब इनमें से कोई मत लगाना, अगर ये नहीं होगा तब लगाएंगे। आगे बढ़े, आगे। एक अधिकार बाजार किसे कहते हैं? एक अधिकार बाजार किसे दर्शाता है? बाजार प्रकृति को दर्शाता है, ऑप्शन सी। कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों का विचार हमारे मार्शल साहब ने दिए थे, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, मार्शल साहब है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक अधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है? बेटा कौन संतुलन की शर्त नहीं है? तो याद रखेंगे कि जो हमारा
131 का आंसर क्या होगा कि जो हमारा औसत आगम है वो सीमांत आगम के बराबर नहीं होते हैं। ये गलत है, ये नहीं है बेटा, ये संतुलन की शर्त नहीं है, बाकी सब संतुलन की है। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्न में से कौन उपयोगिता है? तो व्यापक अर्थशास्त्र में यानी कि समष्टि में ये सभी होते हैं, है ना, ये बड़े बड़े सब होते हैं। ऑप्शन डी खुली अर्थव्यवस्था। चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत कौन होते हैं? तो वास्तविक रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो याद रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा होगा। एग्जाम में आए तो यही मार के आइएगा। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग होती है, लेन देन के लिए मुद्रा की जो मांग होती है वो ब्याज के प्रति क्या होता है? ब्याज के प्रति प्यारे बच्चों हमारा बिलोचदार होता है। याद रखेंगे क्या होते हैं? बिलोचदार होते हैं। ऑप्शन बी, ये भी मिस्टेक हुआ था लेकिन फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। जनता का बैंक कौन है? सभी को पता रखा था कि जनता का बैंक हमारा व्यापारिक बैंक है। आरबीआई केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या बेटा? आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो 136 क्वेश्चन पे आ गए। निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो निवेश के जो निर्धारक घटक है बेटा वो सीमांत क्षमता और ब्याज दर। रिपीट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। किनीशियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण कौन करता है? तो एडी और एएस दोनों, एग्रीगेटेड डिमांड देन एग्रीगेटेड सप्लाई। ऑप्शन सी बोथ। ठीक है, आगे। किन्स के गुणक में कौन से, किन्स के गुणक को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो भैया मैंने बताया था, ये क्वेश्चन पीछे ही बता दिया था, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, और ए और बी दोनों है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, फॉर्मूला के इक्वल टू 1 बाई एमपीएस भी होता है, एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति, और के इक्वल टू 1 बाई एमपीसी भी होता है। तो दोनों हो जाएंगे, दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन सी सही है। विनिमय दर के निम्न में कौन से रूप हैं? विनिमय दर के तो स्थिर और लोचदार दोनों हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। बजट के संगठक निम्न में कौन है? तो बजट का संगठक बजट प्राप्तियां और बजट व्यय दोनों होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्राथमिक घाटे का सही नाप क्या है? प्राथमिक घाटे का जो सही नाप है भैया उसको हम क्या बोलते हैं? जब राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को माइनस करेंगे बेटा तो हमारा प्राथमिक घाटा आता है। और अगर आपसे राजकोषीय घाटा पूछेगा तो प्राथमिक घाटे को प्लस कर देंगे ब्याज भुगतान में। दोनों क्वेश्चन आते हैं घुमाकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल है? देखो वहां पे भुगतान शेष पूछा था और यहाँ पे व्यापार संतुलन पूछ दिया, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी दृश्य मदे। ठीक है, जो दिखता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन चालू खाते का संगठक है? चालू खाते का संगठक जो है प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, एक पक्षीय अंतरण। ऑप्शन 144 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाए, एक पक्षीय अंतरण। चलो आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ये किसने कहा था? ये सभी हमारे कौन है? सैमुअल्सन साहब ने कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वो मानव कल्याण का है। एडम स्मिथ साहब ने कहा था कि ये धन का विज्ञान है। रॉबिन्स साहब ने कहा था कि ये सीमित संसाधनों का सबसे सही उपयोग करता है। ठीक है, याद रखेंगे, कथन याद रखिएगा। सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है वो क्या कहलाती है? तो आय सृजित करने वाले आर्थिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, सीमांत उत्पाद क्या होता है? सीमांत उत्पाद सही से देखना, इस क्वेश्चन को, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीमांत उत्पाद है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि सीमांत उत्पाद जो है वो ये फॉर्मूला भी होता है और ये चिन्ह लगाए ये भी होगा, ये तो होगा नहीं, चिन्ह नहीं लगा है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल फाइनल आंसर है। ऑप्शन डी, ए और बी दी एग्जाम में यही लगाइएगा। मौद्रिक लागत जो होते हैं बेटा वो आपका जो होता है स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत सामान्य लाभ होते हैं। ऑप्शन डी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैंने स्पष्ट लागत बताया था, लेकिन अब जो है फाइनल आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मिनट, चलिए अगला देखिएगा। किस बाजार में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है? तो इकाई से अधिक पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति लेता है? तो उत्पादन संभावना वक्र जो है कब एक सरल रेखा की आकृति लेगा? तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा कि सीमांत औसत लागत जब स्थिर रहता है, जब हमारा एम, ठीक है, सीमांत औसत लागत जो हमारा है वो एमवीसी यानी कि जब स्थिर रहेगा तो उत्पादन संभावना वक्र की आकृति कैसी हो जाएगी? बेटा बिल्कुल आकृति सरल रेखा हो जाएगी। एक मिनट आप लोग दीजिएगा मुझे, बस एक मिनट। 151, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित? बेटा गोसेन का प्रथम और गोसेन का द्वितीय ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, तो याद रखिएगा गोसेन का जो नियम है, गोसेन का जो प्रथम नियम है वो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सीमांत उपयोगिता का हास नियम, इसको हम गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। और सम सीमांत उपयोगिता हास नियम गोसेन का दूसरा नियम है। सम, अगर इसके आगे सम लग जाए तो वो गोसेन का द्वितीय हो जाएगा, सम नहीं लगा है तो ये प्रथम है। ठीक है, आगे देखिएगा। शाक संकुचन के लिए खाली स्थान है, शाक संकुचन के लिए क्या जरूरी है?
भैया साख को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सावधिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि एसएलआर को, क्या बेटा, एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। बैंकों के ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए 1990 में, ये भी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था मेरे से, 1990 में प्यारे बच्चों आपका गोईपड़िया समिति बना था। नरसिम्हन समिति फर्स्ट की अगर बात करें तो 1991 में बना था। नरसिम्हन समिति सेकंड की बात करें तो 1998 में बना था। वर्मा समिति की बात करें तो 1999 में बना था, याद रखेंगे, प्रश्न आ सकता है। चलो, निवेश जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है, जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, तो आय स्तर से जो स्वतंत्र होते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कि स्वायत्त निवेश कहलाता है। बिल्कुल आय स्तर से स्वतंत्र है, यानी कि खुद के लिए निवेश। साधन सेवाओं के रोजगार में वृद्धि उचित है जब, कि साधन का जो सेवा है बेटा उसमें वृद्धि कब होगा, बताओ उसमें वृद्धि कब होगा, तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे उसमें वृद्धि सामूहिक मांग ज्यादा होगा जब ए डी ज्यादा होना चाहिए ए एस से। गुणक ज्ञात कीजिए यदि एमपीसी का 0.75 है, एमपीसी, तो एमपीसी का सूत्र लगता है बेटा के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपी, अच्छा एमपीएस पूछ रहा है ना, तो 1/एमपीएस, तो k इक्वल टू 1/0.75, इसको उड़ाएंगे नीचे आ जाएगा 100, k इक्वल टू अपॉन के नीचे अपॉन है, ये जाएगा ऊपर 100/75। अब यहाँ पे 20 पच्चे 100, अब 15 पच्चे 75, 3 पच्चे 15, 4 पच्चे 20। अब 3 और 4 में तुम डिवाइड दो तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 1.33। देखो 3 और 4 में, तो एक बार में 3 लग गया, ऊपर से आ गया 1.0, 3 तिहाई 9, फिर आएगा 0, 3 तिहाई 9, तो 1.33 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अतिरेक मांग उत्पन्न होने का निम्न में से कारण नहीं है, किस कारण से अतिरेक मांग जो है वो उत्पन्न नहीं होता है, 157 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सार्वजनिक व्यय में कमी, ऑप्शन डी, सार्वजनिक व्यय में कमी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम को किस नाम से जानते हैं, आ गया क्वेश्चन, तो सम सीमांत मैंने बोला था सम लगेगा तो दूसरा नियम है, इसे प्रतिस्थापन का नियम और अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, ऑप्शन डी, याद रखना बहुत भी क्वेश्चन है। लागत अवधारणा का प्रयोग निम्न में से किसने बदल दिया, लागत अवधारणा, तो इसको किसने बदला, बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको बदलने का काम किया था लागत, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, बाजार मूल्य साम्य मूल्य से क्या होता है भैया, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने 2000 के नोट का निर्गमन किया गया, भारत में 2000 का नोट कौन करता है भैया, आरबीआई जो होता है वो नोट का निर्गमन करता है, याद रखेंगे नोट का निर्गमन, लेकिन 1 रुपए का सिक्का और नोट का छोड़कर भारत का वित्त मंत्रालय करता है, ये बात याद रखिएगा। तरलता कोष अनुपात में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा क्या होती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है बेटा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। हासमान पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है कि हासमान पैमाने का प्रतिफल में क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का कि आंतरिक और बाह्य हानियां प्राप्त होती है। निम्न में से गोसेन का प्रथम नियम है, तो यहां देखिएगा कि निम्न में से कौन, गोसेन का प्रथम नियम है, गोसेन का जो प्रथम नियम है वो है सीमांत उपयोगिता हास नियम, याद रखेंगे, और सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, गोसेन का द्वितीय नियम है, ऑप्शन बी जो है सही है। निम्न में से कौन सही है, अब इसमें कौन सही आपको दिख रहा है, 165 में आपको क्या सही दिख रहा है ये बताओ, यहां पे पूछा है निम्न में कौन सही है, तो बेटा कुल लाभ बराबर कुल आगम और कुल लागत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कि हमने कितना प्राप्त हुआ और हमने कितना माइनस किया, हमें कितना बनाने में लगा और हमें कितना पैसा आया, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें लाभ की प्राप्ति होती है। पूर्ति वक्र के खिसकने से शेष बचता है, जब हम पूर्ति वक्र खिसकेगा, ध्यान से समझना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार क्वेश्चन भी है, कि अगर मान लो कि हमारी पूर्ति वक्र में वृद्धि हो रही है और यह खसक रहा है, तो खसकने से क्या होता है, कई पूर्ति वक्र होते हैं, यही सवाल एक बच्चा भी पूछा था कि सर अगर पूर्ति वक्र में वृद्धि होगा तो पूर्ति वक्र कितने होंगे, तो बेटा 2 होंगे, लेकिन बढ़ेगा तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रवाह चर नहीं है, यहाँ पे पूछा है कौन सा प्रवाह जो है वो चर नहीं है, बहुत सुंदर सा जवाब हो जाएगा, हमारा जो पूंजी है वो प्रवाह जो है वो चर नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन उपकरण मौद्रिक नीति के परिणात्मक नियंत्रण में उपकरण में नहीं आता, यानी कि मात्रात्मक में नहीं आता, तो बेटा याद रखेंगे उपभोक्ता साख नियमन यह नहीं आता है, यह गुणात्मक में आता है, किसमें, गुणात्मक में, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यदि कुल उपभोग सी हो और कुल आय वाई, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि प्यारे बच्चों आपका पूछ रहा है यहाँ पे ए पी सी, औसत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा, 169 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप सभी के सामने। कोई बच्चा है तो बता दो जरा, मुझे बता सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा कुल उपभोग बाई कुल आय। ठीक है, टोटल में डिवाइड देंगे, औसत आया यानी कि डिवाइड, याद रखना
भुगतान संतुलन का निम्न में से कौन सी विशेषता है? भुगतान संतुलन की कौन सी विशेषता है, यानी कि जो हमारा भुगतान संतुलन है उसकी विशेषता के बारे में पूछ रहा है, याद रखेंगे सभी विशेषता। ऑप्शन डी। पैमाने का क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम तभी लागू होता है जब, जो पैमाने हैं उसका तभी होता है जब हमारा मित्याय अमित व्यतीत आय से अधिक होता है। ऑप्शन ए। निम्न में से किसने भुगतान शेष की परिभाषा दी? तो भुगतान शेष की परिभाषा किसने दिया था? याद रखना बेनहम साहब ने दिए थे। ये प्रश्न नया आपको दिखेगा, अब यहां से नया नया धीरे धीरे तो दिख ही रहा होगा। चलो ऑप्शन बी। निम्न में से कौन कर प्रगतिशील कर है? प्रगतिशील कर धीरे धीरे बढ़ते रहता है, तो हमारा आयकर जो है यह प्रगतिशील कर है। आयकर बढ़ेगा उपभोक्ता की आय के साथ। निम्न में से कौन कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य द्वारा जो है यह सभी कर लगाए जाते हैं, सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। सर ये कॉपी में नोट करते जाए, बिल्कुल नहीं, ये कॉपी में नोट मत करो, अभी बस आंसर लगाओ और आंसर को देखो। ठीक है, आया समझ में? बस आंसर को देखो और आंसर लगाओ, क्योंकि अब नोट करने वाला टाइम गया, अब बस रिवीजन करने का टाइम है। रिवीजन करो जितना करना चाहो। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान 0.5 है तो निवेश गुणक एमपीसी, तो के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी ये होता है। के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी का मान कितना है? 0.5 है। तो लो, अब यहाँ से दशमलव उड़ा दो, कितना आएगा? नीचे 1.10। अब के इक्वल टू कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा 1 माइनस 5/10 दिखेगा ना, ये 0 दशमलव हट गया। अब बेटा एक बात करना, इसको एलसीएम निकालेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और के इक्वल टू 1/1 और 10 का क्या होता है? एलसीएम 10 होगा, और 10 में 1 से डिवाइड दो और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 10 ही हो जाएगा। और माइनस 10 में 10 से डिवाइड दो तो 1, और ऊपर मल्टीप्लाई तो 5। अब एक बात बताओ, अब कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा, देखो ध्यान से, कि के इक्वल टू 1/10 में से 5 गया 5, 1/5, और नीचे क्या है? एलसीएम 10। अब अपॉन के नीचे अपॉन है बेटा, अपॉन के नीचे अपॉन है, तो के इक्वल टू 10 जाएगा ऊपर, 10/5 काटोगे, के इक्वल टू आएगा 2। ऑप्शन कौन सा है? देखो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बिल्कुल अभी मिल जाएगा आपको, क्लास के बाद मिल जाएगा। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है। अति अल्पकाल में बेटा पूर्ति वक्र क्या होता है? बहुत सुंदर है, यानी अति अल्पकाल के बारे में पूछ रहा है, कम समय है तो पूर्णतः बिलोचदार होता है, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं होगा। किस बाजार स्वरूप में संसाधन का सबसे अधिक कुशलतम आवंटन होता है? कौन सा बाजार? तो पूर्ण प्रतियोगिता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन, बहुत अच्छे से उपयोग होता है संसाधन का। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। एनडीपी एमपी, शुरू में एन आया मतलब कि भाई निशांत सर, यानी कि शुद्ध बिल्कुल, इसमें घिसावट नहीं होगा। तो ये देखो घिसावट प्लस गलत है, अप्रत्यक्ष नहीं, ये नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि एन का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एन का मतलब हो गया नेट यानी कि शुद्ध, तो शुद्ध में घिसावट नहीं होता है। इनमें किनका संबंध जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से है? तो जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से जो मतलब प्रतिपादित किए थे वो हमारे कौन थे? वो थे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ई केनन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ई केनन। ठीक है सर, बिहार बोर्ड के लिए है ना? नहीं भाई, सभी के लिए है एग्जाम, सभी के लिए एग्जाम का है। निम्न में से कौन सेबी का कार्य है? वो लगा दिया गया है बेटा, क्योंकि कल बिहार बोर्ड का एग्जाम है, बाकी सभी के लिए। सेबी का कार्य क्या है? सेबी भैया सेंट्रल बैंक, यानी कि प्यारे बच्चों अब यहाँ पे बात कर रहा है सेबी, अरे भैया वित्तीय बाजार का एक उपकरण है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है प्यारे बच्चों, एक से दूसरे जगह क्या होता है? खरीद बिक्री करते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्राथमिक और द्वितीय प्रतिभूति को बाजार में विनिमय। मैंने बोला खरीद और बिक्री। एमसी और एसी, तो औसत लागत की ढाल क्या होगी? जब सीमांत कोस्ट है ना एवरेज कोस्ट से बराबर हो, तो हमारा एवरेज कोस्ट क्या होगा? तो बराबर होता है, तो याद रखेंगे यह बिल्कुल क्या हो जाता है? बताओ, शून्य हो जाता है। क्या सही बोला मैंने? बताओ जरा। गलत तो मैंने तुम्हें बोला नहीं है ना? बिल्कुल शून्य होता है, क्योंकि दोनों बराबर है। आगे देखो, सामान्यतः आय कर किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हमारा आय कर है वो कौन सा सिद्धांत है? देखो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको कराया जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, याद रखना करदान क्षमता का सिद्धांत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन वस्तु कर है? कौन सा वस्तु है जो कर है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, ये कर है। ठीक है, वो सब नन टैक्स है। किनमें सुझाव के आधार पर आय कर संग्रहित राशि केंद्र द्वारा राज्यों के बीच वितरित की जाती है? तो 184 का आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है वित्त आयोग। ठीक है, क्योंकि आय की बात कर रहा है तो वित्त होगा। आगे देखना, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? देखो औसत, एवरेज आया यानी कि डिवाइड, बार बार बोल रहा हूं, औसत आएगा यानी कि डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड किसमें है? ये है डिवाइड, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, बस आपको ट्रिक याद रखना है। श्रम मांग वक्र में वामावर्ती विचलन के कारण होती है ना? 186, क्या मस्त क्वेश्चन आ रहा है ना अब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा श्रम मांग वक्र में श्रम की सीमांत उत्पादन में कमी होती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है।
एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निदान करना नहीं। यह किसने कहा? बहुत अच्छा सवाल आ गया कि एक अर्थशास्त्री, किसने कहा था कि भैया जो अर्थशास्त्री है उसका काम है कार्य विश्लेषण करना, निदान करना उसका काम नहीं है। तो याद रखना बिल्कुल ऑप्शन बी, रॉबिन्स साहब ने कहा था। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो साधनों की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किस वर्ष अर्थशास्त्र का अध्ययन माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो में विभक्त हुआ था? मैंने बोला था 1933 में। 189 का हो जाएगा ए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे खासे बच्चे हैं और बहुत जवाब दे रहे हैं तो मजा आ रहा है। निम्न में से कौन मांग वक्र पूर्णतः बिलोचदार होता है? जो पूर्णतः बिलोचदार होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर मांग वक्र। ऑप्शन ए। अगर औसत आगम एवरेज रेवेन्यू और सीमांत औसत लागत बराबर है, यानी कि ARAC के बराबर हो, तो किस प्रकार की स्थिति रहती है? बहुत सवाल मस्त है, पता है कि नहीं? ये सवाल इतना मस्त है कि जब यह दोनों बराबर है तो कौन सी स्थिति होगी? यह स्थिति होती है सामान्य लाभ की। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आएंगे, अच्छे से आ रहे हैं ना, धीरे धीरे नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भौतिक अदाओं तथा प्रदाओं के फलनीय संबंध को क्या कहते हैं? भौतिक अदाओं और प्रदाओं के इसके संबंध को क्या कहते हैं? अब देखो सीधा पूछ देगा तो मजा नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या होगा? उत्पादन फलन। भौतिक अदाव, अदाव माने होता है बेटा साधन, इनपुट और आउटपुट। आगे देखो, संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो। निम्न में से किसका कथन है? किसने कहा था इस बात को कि संतुलन जो है वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति नहीं है? तो याद रखिएगा मार्शल साहब ने कहा था, ऑप्शन सी। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं हमारी अर्थव्यवस्था। मार्शल साहब ने इस बात को कहा था। भारत में निम्न में से कौन सभी बैंकों का बैंक है? मैंने बोला था बैंकों का बैंक यानी कि फादर ऑफ बैंक हमारे RBI है, केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी। भारत में सभी अर्थव्यवस्था कैसी है? सभी भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? तो भारत में आपको पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छा है। निम्न में से कौन आर्थिक प्रणाली का आधार है? अब आर्थिक प्रणाली का आधार क्या है मेरे लाल, बिल्कुल बताओ। तो आर्थिक प्रणाली का आधार ये सभी है, ऑप्शन डी। ये सभी आर्थिक स्थिति पर टिके हुए हैं। ये सही, तो आर्थिक स्थिति सही। किनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि का आधार ज्यामितीय क्रम 1 2 3 4 ऐसे इनके अनुसार पे सजाया गया? तो आप सभी को याद होगा 190 का बिल्कुल आंसर क्या होगा हमारे माल्थस साहब, ऑप्शन सी। अनुकूलन जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करो। किसने कहा? किसने कहा था इस बात को? देख रहे हो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो बिल्कुल याद रखेंगे ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, डाल्टन। निम्न में से कौन अस्पष्ट लागत है? बेटा निम्न में से कौन अस्पष्ट लागतें हैं? 200 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, बधाई हो आप सभी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बस थोड़ा सा और बचा है, आप सभी साथ दीजिएगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निवेश गुणक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो गुणांक निवेश गुणक, याद रखिएगा किन्स साहब ने। किसमें? किन्स साहब ने किए थे गुणक के सिद्धांत। दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं, किसका कथन है? दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं, किसने कहा भाई? क्योंकि दीर्घकाल में सभी चीज परिवर्तित होते हैं। यह कथन हमारे किन्स साहब ने बोला था। किसने? किन्स साहब ने। नया नया क्वेश्चन मिलेगा भाई। मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान के कारण क्या है? मांग वक्र का जो है वो ऋणात्मक ढलान होता है, ऐसे वाला देखो ऋणात्मक होता है ना, ये होता है ऋणात्मक। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा प्यारे बच्चों इसलिए है कि हमारा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, आय प्रभाव प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी। ये सभी कारण है। यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार से पहले निर्धारित हो जाए, किसने कहा? नहीं निर्धारित हो जाता है तो किसे ये इसे कहा जाता है? देखो अब तबीयत खराब की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है पढ़ने में, तो याद रखिएगा इसको कहने वाले न्यून मांग की दशा, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखना, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा को लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। किसका कथन है? एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, किसने कहा था ये बात? बहुत इजी प्रश्न है, यह कहने वाले हमारे JS मिल साहब है। कौन है? ऑप्शन ए JS मिल। ठीक है, चलो। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्याज के तरलता का, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है और बहुत मस्त है। जेम किन्स साहब ने ब्याज के बारे में, तरलता के बारे में बोला था। अब नए नए प्रश्न थोड़ा आपके सामने है। किन्स के सिद्धांत का संबंध है, किससे संबंध है भैया? प्रभावपूर्ण मांग से का बाजार नियम JB से साहब से है। चलो, फर्म को लाभ मिलता है, फर्म को लाभ मिलता है जब, फर्म को कब लाभ मिलता है भाई? 208 का क्या आंसर हो जाएगा ये बताओ। तो फर्म को लाभ तभी मिलता है जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो, ARAC से ज्यादा हो। ए। निम्न में से कौन व्यापारिक बैंक के ऋण देने की सुविधा का संगठक नहीं है? कौन है जो ऋण का भाग नहीं है? तो देखो जरा,
और बहुत ईजी प्रश्न है, क्योंकि मैंने कल के क्लास में इसके बारे में पढ़ाया भी था इसके बारे में। तो ऑप्शन सी साख निर्माण, ये कोई ऋण थोड़ी है, ये तो भाई साख निर्माण उसका एक कार्य है। अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है? जो अति परवलयकार, मैंने बहुत बार बोला भी, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, तो सही जवाब हो जाएगा इकाई मांग की लोच जो होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और है। फर्म को लाभ निम्न में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो अधिकतम के लिए बेटा ये दोनों होंगे, या दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों जो दिया है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, देखो सम विच्छेद को तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब हमारा टी आर टी सी के बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा में रख के तुम क्या ही करोगे मुझे ये बताओ। अब तो भाई एक साल में डर खत्म कर दिया होगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों ही रखोगे? डरने वाला व्यक्ति जो होता है ना, कभी आगे नहीं बढ़ता, ये बात याद रखना, कभी नहीं बढ़ोगे तुम, हर चीज से डरते जाओगे और उस पड़ाव तक पहुंचोगे जहां पे तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा और तुम असफलता हो जाओगे, असफल हो जाओगे। ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मेन रखो। निम्न में से कौन राजस्व प्राप्ति का अंग नहीं है? तो राजस्व प्राप्ति का अंग ऋणों की वसूली यह नहीं है, बिल्कुल भी, ऑप्शन सी। उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना किसे जोड़ा जाता है? उत्पादन विधि द्वारा में हम उत्पादन को जोड़ते हैं, ऑप्शन बी, सभी क्षेत्र के उत्पादन को हम जोड़ते हैं। ठीक है, क्या है? उत्पादन विधि द्वारा, बेटा उत्पादन विधि, सॉरी सॉरी, वर्धित मूल्य को, उससे मिले कीमत को, उससे मिले मूल्य को जोड़ते हैं, वर्धित मूल्य को। तरलता पास में ब्याज दर का क्या मान रहता है? तरलता पास में जो ब्याज दर है उसका मान क्या है? उसका मान है बेटा न्यूनतम, ऑप्शन बी। यदि एमपीसी 0.5 तो गुणक होगा, बेटा एमपीसी 0.5 है तो इसका आप लोग निकालिए जरा। ये तो मैंने बताया था 2 होगा, ये तो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। यदि गुणक k इक्वल टू 4 तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? यानी कि मेरे बच्चों यहाँ पे बोल रहा है आपका एमपीएस, एमपीएस पूछ रहा है, तो k इक्वल टू 1 बाई एमपीएस फॉर्मूला होता है, आपको पता है। तो k इक्वल टू 1 बाई एमपीएस का मान दिया है कितना? मान नहीं दिया है, तो एमपीएस का मान नहीं दिया, लेकिन गुणक का मान दिया है 4, तो गुणक की जगह रख देंगे 4 एमपीएस। अब बेटा यहाँ पे क्या है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 मल्टीप्लाई एमपीएस हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू 1। अब बेटा एमपीएस को छोड़ दो और इसको ले आओ डिवाइड में 1/4। अब इसको काटो, क्या आएगा? तो 1 में बेटा 4 में 1 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 10, 10 दूना 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है, 2 आया 20, 4 पच्चे 20, 0.25, ऑप्शन से बिल्कुल सही है। ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको, है ना, बहुत ईजी होता है। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन है, मुद्रा संकुचन उपयुक्त है, किंतु इन दोनों का मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन किसने कहा? तो 218 का बिल्कुल सही आंसर होगा, किंस साहब ने कहा था। किसने? किंस साहब ने, ऑप्शन बी। अति अल्पकाल में नशावान वस्तु की पूर्ति वक्र क्या होती है? नाम है बेटा नशावान वस्तु, और आपसे पूछ रहा है अति अल्पकाल, तो 219 का हो जाएगा, एक्स अक्ष पर लंबवत होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा कि औसत स्थिर लागत वक्र क्या होता है? बेटा औसत स्थिर लागत वक्र 220 का नंबर क्या हो जाएगा बताओ? 220 का क्या होगा? तो 220 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरता है जब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए, ऑप्शन सी। निम्न में से गुणक 1/1 माइनस सी में सी क्या है? तो सी जो है मेरे बच्चों वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है, 221 का बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बेटा? पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कथन सत्य है उसको देखा जाए, समानांतर नहीं है, बिल्कुल नहीं। साधन असीमित है, नहीं भैया साधन तो सीमित है, सब गलत लग रहा है बेटा, ये सही है। दुर्लभता समस्या चयन को जन्म देती है, दुर्लभता बिल्कुल। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट कौन है? व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट भैया ये सभी है, ऑप्शन डी, ये सभी है, ठीक है, सब आर्थिक एजेंट के रूप में। उत्पादन का प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है? उत्पादन का प्रवाह कैसे उत्पन्न होगा? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संसाधन का उपयोग करके। सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए व्यय विधि का कौन समीकरण है? अब देखो जीडीपी के लिए, अब ऐसे भी आएगा और हिंदी में लिख के भी आएगा, तो बहुत इजी प्रश्न तो नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जीडीपी में सब होता है, ठीक है, सबको शामिल करते हैं, जो शुद्ध है वो भी, जो अशुद्ध है वो भी। सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यांकन में मजदूरी, ब्याज, लाभ और लगान किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है? तो ये सभी हमारा क्या है? आय विधि है। क्या है? आय विधि में आय को जोड़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस मूल्यह्रास। तो बेटा सकल घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त होता है बताओ? सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका बेटा ऑप्शन बी, निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कैसे मूल्य शामिल किए जाते हैं, याद रखेंगे उपभोक्ता। तो उपभोक्ता अगर आएगा तो खुदरा मूल्य, उत्पादक आएगा तो थोक मूल्य, ये भी याद रखना। अगर उपभोक्ता खुदरा और उत्पादक तो थोक। सट्टा के लिए मुद्रा की मांग किस ब्याज दर पर सर्वाधिक है, सट्टा के लिए। तो भाई सट्टा लगाने के लिए तुम सब मत लगाना भाई जिंदगी में कभी भी, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन ए न्यूनतम ब्याज दर पर होता है, तभी तो ज्यादा पैसा लेंगे, सट्टा लगाएंगे। M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा किसकी परिभाषा है, ये M2 की परिभाषा है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। किस जमा की परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है, तो हमारी जो अवधि जमा है इसी को सावधि जमा भी कहते हैं, इसकी जो परिपक्वता है उसके समय निश्चित होती है। शिक्षा स्वास्थ्य निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को रोकने से आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मतलब इस पर अगर खर्च हम नहीं करेंगे तो ये सब नहीं बढ़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा, हमारा आर्थिक स्थिति कम होगा, है ना, देश की अर्थव्यवस्था नीचे आएगी। चलिए, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 हो तो सरकार अंतरण गुणक का मान क्या होगा, के का मान पूछ रहा है आपसे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया यानी कि के इक्वल टू 1/MPS। बेटा निकालना ये प्रश्न का जवाब, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका प्रश्न का जवाब जरूर देना, ठीक है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका निकल के आएगा 0.75 है, तो ये उड़ेगा नीचे आएगा 100 जाएगा, 15 5 75 वो वाला कहानी है। तो मुझे लग रहा है ये बिल्कुल 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। 233 का क्या होगा बताओ, 233 का, या फिर निकाल लेते बेटा। तो देखो के इक्वल टू 1/, देखो ऐसे निकालते हैं। अब ये ऊपर जाएगा 15 5 75, 20 5 100, 4 5 20, 3 5 15, 3 से 4 काटोगे 1.33 आएगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। इनमें से कौन विनिमय दर को नहीं दर्शाता है, बेटा विनिमय दर को नहीं दर्शाता है वो है 1 kg मालू, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि विनिमय दर ये होता है कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में हम परिवर्तित करते हैं। चलो, लंबवत मांग वक्र के मूल्य मांग की लोच क्या होगी, लंबवत मांग वक्र के मूल्य मांग की लोच क्या होगी, तो बेटा याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या। कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो तुम आंसर दे दो भाई, नहीं दोगे कसम खा लिए हो। याद रखना इसका होता है शून्य, ऑप्शन ए। पैमाने का प्रतिफल किसमें एक साथ अनुपातिक परिवर्तन किया जाता है, तो पैमाने के प्रतिफल में बेटा क्या होता है, सभी संसाधन में होता है, सभी संसाधन में। सामान्य लाभ की स्थिति में फर्म को कितना लाभ होगा, सामान्य लाभ की स्थिति में फर्म जो है उसको लाभ जो होगा बेटा वो ये सभी होंगे। क्यों, क्योंकि सामान्य लाभ की स्थिति है तो भैया सामान्य लाभ हो गया तो लाभ हुई है। यदि औसत लागत वक्र संतुलन की बिंदु पर औसत आगम वक्र को नीचे से नीचे हो तो फर्म को क्या होगा। देखो जो एवरेज कॉस्ट है यह नीचे है, किससे, संतुलन की बिंदु पर एवरेज रेवेन्यू के नीचे है, तो क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी का क्या, ऑप्शन बी, अधिक सामान्य लाभ, अधिक सामान्य लाभ। एक अधिकारी फर्म के लिए वस्तु की कीमत किस पर निर्भर करती है, एक अधिकारी फर्म के लिए वस्तु की कीमत किस पर निर्भर करती है, तो प्यारे बच्चों एक अधिकार में तो एक ही है, तो याद रखेंगे वस्तु की बेची गई मात्रा पर, ऑप्शन ए। और एक अधिकारी का औसत संप्राप्ति वक्र उसका क्या कहलाता है, तो एवरेज रेवेन्यू। औसत संप्राप्ति वक्र क्या कहलाता है बताओ, तो वो उसकी कहलाता है प्यारे बच्चों आप सभी को पता है मांग वक्र कहलाता है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो 240 प्रश्न जो है यह आपका कंप्लीट हो गया बेटा, और 240 प्रश्न मैंने लेके आया था, 200 प्लस क्वेश्चन यही आपकी एग्जाम में लड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना। ऑल द बेस्ट हमारे बिहार बोर्ड वालों, और कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो जाएगा, फिर हमारी और आपकी प्यार तो रहेगी बट हम ऐसे मिलेंगे नहीं, और हो सके तो फिर किसी सफ़र पे हम जरूर मिलेंगे, है कि नहीं। चलो तो फिर आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और लेकिन मैं आप सभी के लिए एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ, ठीक है, हमारे सभी बच्चों के लिए, क्योंकि वो घड़ी है कि जहाँ पे हम अलग अलग होके एक बिछड़ने का अजीब सा सिलसिला है, ठीक है। साल भर हम साथ चलते हैं, प्यार बांटते हैं, दुख बांटते हैं, सुख बांटते हैं, और फिर लास्ट में हमें अलग होना पड़ता है, लेकिन हमारी प्यार बनी रहती है। तो ऑल द बेस्ट। और एक लाइन है बेटा सुना कि सूना है आंगन और सूना है मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन, सूना है आंगन और सूना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे,
तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवानी है, बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सूना है आंगन और सूना है मन, गुरुवर न जाओ ये कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब न तोड़ा जाए, शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सूना है आंगन और सूना ये मन, गुरुवर न जाओ ये कहती है धड़कन। चलो, तो धड़कन तो ये कह रही है कि गुरुवर मत जाओ, बट तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स की एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। जिसका जब भी होगा मैं हमेशा साथ हूँ, आप सभी को कोई भी दिक्कत हो आप सभी मेरे से कांटेक्ट में रहोगे, आप सभी मेरे से पूछ सकते हो, है ना। ये तनु क्लासेस आप सभी के लिए हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और ये सेशन मज़ेदार होगा। मिलते हैं आप सभी से अब किसी रास्ते पे, किसी हम सफ़र के रास्ते पे, है ना, किसी समय पे मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय भारत, जय बिहार। चलो, लव यू टू ऑल प्यारे बच्चों, बाय बाय।